दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर एस पी टेक में। तो दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है हमारी बहुत ही बेहतरीन, जिसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। तो दोस्तों चलिए समझते हैं किरचॉफ का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ का नियम यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये है किरचॉफ का नियम लिखा हुआ है दोस्तों। और किरचॉफ के नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किरचॉफ लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ रहेगा और लॉ क्या है? नियम। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं किरचॉफ का नियम किससे संदर्भित है। तो किरचॉफ का नियम जो दोस्तों हैं वो संदर्भित है जो जटिल डीसी परिपथ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह हो रहा है उनसे रिलेटेड है। और उनसे रिलेटेड क्या है कि उनमें धाराओं की गणना या प्रतिरोध धारा या वोल्टता की गणना करने के लिए क्या है वो जटिल परिपथ होते हैं। तो उनको आसान बनाने के लिए क्या किया था किरचॉफ ने? दो नियमों का प्रतिपादन किया था जिनको क्या बोलते हैं? किरचॉफ का नियम बोलते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिससे कि जटिल परिपथों की गणना आसान की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि वो दो नियम कौन कौन से थे। तो अब हम बात करते हैं प्रथम नियम की, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि इसे क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम को इसको क्या बोलते हैं? केसीएल बोलते हैं, या धारा नियम बोलते हैं, या संधि नियम, नोड नियम, जंक्शन नियम और बिंदु नियम। ये सभी जो नाम हैं दोस्तों वो किसके हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम के नाम हैं दोस्तों। तो इनमें से कोई भी नाम आपको दिखता है तो वो कौन सा नियम होगा दोस्तों? किरचॉफ का प्रथम नियम होगा, जो कि जिसको मेनली जाना जाता है केसीएल के नाम से। केसीएल का मतलब होता है दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ के करंट का नियम या किरचॉफ के धारा नियम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किरचॉफ का धारा नियम क्या था। तो इस नियम के अनुसार जो जैसे कि परिभाषा है उसके हिसाब से मैं पहले बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं व संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि अब ये एरो लगाकर यहाँ लिखा हुआ है कि संधि की ओर आने वाली धारा प्लस संधि से दूर जाने वाली धाराएं बराबर 0। यानी कि इसका मतलब समझिए दोस्तों क्या है कि ये जो बीजगणितीय योग है इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जाने मानो 1 + 2 हमने किया बराबर क्या हुआ? 3। तो यही दोस्तों क्या होता है? बीजगणितीय योग। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बीजगणितीय योग कौन सा होता है। तो जो सिंपल जोड़ किया जाता है दो संख्याओं का वही क्या होता है दोस्तों? बीजगणितीय योग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही इस नियम में बताया गया कि संधि की ओर आने वाली धाराएं प्लस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब हम बात करते हैं संधि कौन सी होती है। जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, इसमें क्या किया है, ये जो ब्लू कलर का जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये क्या है? संधि। संधि या जंक्शन या बिंदु या नोड इसको बोल सकते हैं। क्लियर दोस्तों, इसी के ये नाम है नियम के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये जंक्शन जो है इसी पे बात की गई है कि जो धारा होगी और उनका बीजगणितीय योग होगा, जो आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा उनका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। यही बात इस नियम में कही गई है। अब हम चलिए दोस्तों इसको समझते हैं इस डायग्राम से। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है दोस्तों, दो कलर की मैंने लाइनें बनाई है, एक तो ग्रीन कलर की और दूसरी रेड कलर की। और उसके बाद में येलो कलर की जो एरो है वो है अंदर की ओर, और जो स्काई ब्लू कलर की जो एरो है यानी कि आसमानी कलर की जो एरो है वो है बाहर की तरफ। और उसके बाद में इन सभी को धाराओं को नाम दिया गया है, जो कि आपको दिख सकता है। यहाँ I1 है, I2 है, I3 है, I4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें क्या है? I1 से लेकर यूँ, यहाँ I1 से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ क्या है? I8 तक, लास्ट यहाँ तक जो रेड कलर की है, यहाँ I8 तक हमने धाराओं को लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम बात करते हैं ये समझाना क्या चाहता है नियम। इस नियम के अनुसार दोस्तों होता क्या है कि जो संधि की ओर आने वाली यानी कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी है? इसमें दिख रहा है आपको, जो ग्रीन वाली है ये सभी जंक्शन की ओर आ रही है, जबकि जो रेड वाली है वो जंक्शन से दूर जा रही है। तो ये नियम क्या कहता है दोस्तों? जो जंक्शन की ओर आ रही है धाराएं उनका मान देख लेंगे हम। मान लो अभी हम उनको नाम देते हैं I1, I2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। ठीक है दोस्तों, अब हमने नाम दे दिया I1 से लेकर 8 तक। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इनको भूल जाइए, आप अंकों को भूल जाइए, इनकी बात हमें एक बार नहीं कर रहे। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ धाराओं की। तो हमने I1, 2, 3, 4 ये जोड़ लिया, प्लस यानी कि ये तो होगी संधि की ओर आने वाली धाराएं, और हम उनमें जोड़ेंगे संधि से दूर जाने वाली धाराएं। प्लस क्या हो गया? यहाँ प्लस का सिंबल आ गया। उसके बाद में जो दूर जाने वाली धाराएं हैं दोस्तों वो क्या है? इनमें से घटेगी। क्यों? क्योंकि दूर जा रही है तो इसका मतलब धारा का मान कम हो रहा है, और पास में आ रही है यानी कि धारा का मान बढ़ रहा है। तो जो दूर रहने वाली धारा उनको हम माइनस में लेंगे, जो कि है I5, 6, 7 और 8, जो कि क्या है? माइनस में रहेगी दोस्तों। तो अब हम देखें तो जो I1, 2, 3, 4 जो है उनका जो बीजगणितीय योग है
वो बराबर होगा किसके, I5, 6, 7 और 8 के बीजगणितीय योग के, लेकिन क्या होगा विपरीत, जो कि आ जाएगा क्या, शून्य। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि धाराएं जो आएगी उनका जो बीजगणितीय योग होगा यानी कि टोटल जो होगा जोड़ उनका, वो बराबर होगा किसके, जो जाने वाली धाराएं हैं उनके। ठीक है दोस्तों, जिसको इसको किससे दर्शाते हैं दोस्तों, एप्सिलॉन आई, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों, इसको एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है, जो ये सिंबल बना हुआ है ई के जैसे, तो इसको बोला जाता है दोस्तों एप्सिलॉन। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। एप्सिलॉन आई बराबर 0 होता है, यानी कि जो बीजगणितीय योग होता है उसको 0 बताया गया है यहाँ। तो अब हम इस डायग्राम की बात कर रहे थे दोस्तों, तो हमने धाराओं को I1, 2, 3, 4 से लेकर 8 तक लिया था। ठीक है, और वो बोल रहा है 0। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। अब हमने धाराओं का मान लिख दिया है। I1 का मान हमने 3 एम्पेयर लिया, I2 का 2 एम्पेयर और I3 का 1 एम्पेयर, और इसी प्रकार I4 का हमने लिया 3 एम्पेयर। उसी प्रकार हमने जो है धारा I5, 6, 7, 8 का भी मान लिख लिया है, जो कि 5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर और 2 एम्पेयर। अब ये नियम के अनुसार ही हमने एग्जाम्पल लिया है दोस्तों। तो अब हमने जोड़ा इनको, जो I1, 2, 3, 4 का मान जो आया वो कितना आया दोस्तों टोटल, वो आया 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9, सॉरी ये आया 9 एम्पेयर। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जो I5, 6, 7, 8 का मान, तो ये हो गया 5 माइनस 1, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस के 6 और माइनस का 1 माइनस का 7 और माइनस का 2, यानी कि ये क्या हो गया माइनस का 9। तो यह यहाँ तो बीच में प्लस लगेगा, यानी कि 9 एम्पेयर प्लस ये माइनस का क्या आ गया 9 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी पता है प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है। तो ये जो माइनस का निशान यहाँ बीच में लगने वाला है वो क्या हो जाएगा 9। अब आ जाएगा दोस्तों क्या टोटल 9 एम्पेयर माइनस 9 एम्पेयर, यानी कि ये क्या आ गया 0। यही किरचॉफ ने बताया था अपने प्रथम नियम में। अब हम बात करते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, कि जो दोस्तों धाराएं जो पास में आई यानी कि संधि की ओर जो धाराएं थी उनको हमने माइनस प्लस में लिया, क्योंकि वो जुड़ेंगी आपस में आकर, जबकि जो दूर जाने वाली धाराएं उनको हमने क्या लिया माइनस में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मैंने 2 चीज़ें लिख दी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 चीज़ें लिखी हुई है, संधि की ओर आने वाली धाराओं को क्या लिया प्लस में, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को क्या लिया माइनस में। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के इस नियम की ज़रूरत कैसे पड़ी, या इससे हमारे जो ITI के बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है ये। तो दोस्तों इससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मैं ये बना देता हूँ एक, और इसमें क्या किया हमने, अब मैं बताता हूँ आपको। तो ये मान लो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं 4 और संधि से दूर जाने वाली धारा मैंने 1 ही दिखाई इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने ले लिया इनका मान 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 3 एम्पेयर और 2 एम्पेयर। ये तो क्या ले लिया संधि की ओर जाने वाली धाराओं का मान, और यहाँ मैंने दे दिया 10 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ लेगा इसका मान क्या होगा, या तो ये देगा या इनको नाम दे देगा I1, I2, I3, I4, I5 और I6, यानी कि क्या नाम दे दिया। अब ये क्या क्वेश्चन करेगा कि जो I6 है उसका मान कितना आएगा, ये आपसे पूछ लेगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं उनको जोड़ना है सबसे पहले। तो संधि की ओर आने वाली को कैसे पहचानोगे, जो एरो अंदर की तरफ लगे होंगे वो संधि की ओर जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है जैसे कि I4 तक की जो धाराएं हैं I1, 2, 3, 4 जो कि क्या है संधि की ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उनको क्या कह रहे हैं जोड़ देंगे, 2 एम्पेयर और 3 एम्पेयर क्या हो गया 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर और 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर, और 10 और 5 15, ये हो गया 15 एम्पेयर, जो कि कौन सी है संधि की ओर आने वाली धाराएं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो जैसे कि किरचॉफ का नियम बताता है एप्सिलॉन I बराबर 0, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो संधि की ओर आने वाली धाराएं तो हमने देख ली कि 15 एम्पेयर है, तो संधि से दूर जाने वाली धाराएं भी क्या होगी 15 एम्पेयर होगी। क्यों, क्योंकि ये किरचॉफ का नियम बोलता है कि जो आने वाली धाराएं हैं वो माइनस हो जाएंगी जाने वाली धाराओं से, यानी कि टोटल जो बिंदु पे जो धारा रहने वाली है वो हमेशा शून्य रहने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जाने वाली धारा भी 15 होगी और आने वाली धारा हमने देख ली 15 एम्पेयर है। तो जाने वाली 15 करने के लिए हमें एक धारा तो जाने वाली मिल रही है जो कि है 10 एम्पेयर, जबकि जाएगी टोटल धारा कितनी जो कि जाएगी टोटल कितनी 15 एम्पेयर, जिनमें से 10 एम्पेयर तो जाती हुई हमें दिख रही है इसमें दिया हुआ मान। लेकिन दूसरी जो जाएगी उसका मान हमने उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितना आएगा, तो उसका मान हमें कैसे निकलेगा, जो टोटल जाने वाली धारा हमने निकाली किरचॉफ के नियम से, क्योंकि जो आने वाली है उसी के बराबर होगी जाने वाली। ठीक है, जैसे कि आने वाली कितनी हुई 15 एम्पेयर, तो जाने वाली धारा भी 15 एम्पेयर होगा, ये है फिक्स।
किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, तो ये हो गया 15 एम्पेयर ही तो आ रही है, तो जाएगी 15 एम्पेयर, तो जबकि हमें तो दिख रही है 10 एम्पेयर ही जाती, तो दूसरी जो और जाएगी वो कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 5 एम्पेयर, जो कि हम निकालेंगे 15 माइनस 10 करके। क्लियर दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसीलिए क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किरचॉफ के द्वितीय नियम की, जिसको बोलते हैं द्वितीय नियम के दोस्तों अन्य नाम क्या क्या है कि केवीएल, वोल्टा नियम, मेश नियम या पास नियम भी इसको कहते हैं। तो केवीएल का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि केसीएल का मतलब था किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इसी प्रकार जो केवीएल है उसका मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि किरचॉफ का वोल्टा नियम, जो कि यहाँ सेकंड नाम दिया हुआ है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है दोस्तों, तो इस नियम के अनुसार परिपथ पर आरोपित वोल्टा, जो आरोपित वोल्टा है वो परिपथ घटकों द्वारा किए गए वोल्टा पतनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि जो टोटल आरोपित वोल्टा होगी दोस्तों, वो क्या होगी, परिपथ घटकों के द्वारा जो IR ड्रॉपेज किया जाएगा, यानी कि जो वोल्टा पतन किया जाएगा उसके क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जो बीजगणितीय योग होगा टोटल वोल्टेज का, वो बराबर होगा टोटल ड्रॉपेज के बीजगणितीय योग के। यही है दोस्तों दूसरा नियम, जो कि ओम के नियम से मिलता जुलता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो 50 वोल्ट है और जो खपत करने वाले घटक है जो 25-25 वोल्ट कर रहे हैं, या 30 और 20 वोल्ट कर रहे हैं, या 10 या 40 वोल्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार जो होगी जो वोल्ट IR ड्रॉपेज क्या होता है दोस्तों, IR आपको मैंने ओम के नियम से बताया था, VA बराबर IR, यानी कि परिपथ में प्रवाहित धारा व प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। यानी कि जो धारा प्रवाहित होगी उस परिपथ में इनटू क्या हो जाएगा, जो उस परिपथ में जो जुड़ा हुआ प्रतिरोध है उनके अकॉर्डिंग जो वोल्टता पतन होगा उसके बराबर होगा कौन सा पतन, जो आरोपित वोल्टता है वो उसके बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आरोपित वोल्टता की जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो एक सर्किट था, ठीक है, ये लो, अब हमने यहाँ 50 वोल्ट आरोपित की, ठीक है, और ये मान लिया 5 ओम का है और ये भी 5 ओम का है। अब हम पहले तो निकालेंगे धारा I बराबर क्या होता है, V/R। तो R टोटल कितना हो गया दोस्तों इनका, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो जटिल परिपथ होते हैं उनमें गणना करना और भी मुश्किल होता है, तो इसीलिए किरचॉफ ने नियम दिए थे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो गया कितना, 50 वोल्ट, 50/R कितना है दोस्तों 10 ओम, तो ये कितना आ गया 5 एम्पेयर। तो अब ये क्या बोलता है, जो किरचॉफ का नियम है, जो एप्सिलॉन V बराबर क्या है, एप्सिलॉन IR, ये क्या बोलता है कि जो टोटल वोल्टेज है यहाँ कितनी है 50 वोल्टेज, और वो I कितनी, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है दोस्तों 5 एप्सिलॉन IR कितना आएगा 5 इंटू जो टोटल रेजिस्टेंस दोस्तों कितना है 10, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस ये 10 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, करंट से, तो ये कितना आया दोस्तों, इधर भी आया एप्सिलॉन का अगर सिंबल लेते हैं तो इधर भी एप्सिलॉन 50 आया और एप्सिलॉन इधर भी 50 आया। यानी कि ये नियम है ना किरचॉफ के प्रथम नियम से तो अलग है, लेकिन है कुछ ऐसा ही कि जो टोटल वोल्टता आरोपित की जाएगी वो टोटल वोल्टता ड्रॉप के बराबर होगी। यही किरचॉफ के दूसरे नियम में बताया गया है। जबकि दोस्तों जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से। आपको डायग्राम दे देगा, इस प्रकार का डायग्राम दे देगा, और जैसे 5 धाराएं आ रही है तो 4 का मान दे देगा, 5वीं धारा आपसे पूछ लेगा कि कितना मान आएगा उसका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसीलिए किरचॉफ का नियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्य प्रकार के कोई क्वेश्चन इससे आते नहीं हैं, इसलिए ITA से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों इस किरचॉफ के नियम में, वो मैंने आपको बता दी है। इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और उसमें मैसेज डाल के कोई भी आपकी जो दिक्कत है वो आप उसमें दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।